हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी होम क्लासेस में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं ये भी आशा करती हूँ कि इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाली है टॉपिक वाइज रिलेटेड वो आप सबको पसंद आ रही होगी और आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके मैं यस या नो लिख के यस या नो लिख के भी बता सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आज हम चलते हैं। पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है और हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं हमारे सिलेबस में। तो ये हमारा पार्ट एक कॉमर्स सिलेबस में हम कौन सा चल रहा था, हमारा बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। तो उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है देखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम कवर कर चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर कर चुके हैं। जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। सब्सिडरी बुक्स वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है, इसे हम सबसे एंड में लेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी एंड वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अभी मैंने इसको कवर नहीं किया है। डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये होगा आज का हमारा टॉपिक कि आज हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये जो हमारे पहले के टॉपिक है, अगर आपने अभी तक जाकर इनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इन सब की वीडियो देखें। इसको देखने से आपका जो बेसिक है कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो आपका मजबूत होगा, जो आपको आगे आने वाले लेक्चर में आगे आने वाले लेक्चर्स को समझने में हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे पहले इन वीडियो को जाके देखिए। इन वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकें और अपना बेसिक जो कॉमर्स का बेसिक और अकाउंटिंग का बेसिक होता है वो आप उसको मजबूत कर सकें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक क्या होगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में। चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पे। आज का हमारा टॉपिक होगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी कोई व्यापारी या बैंक के जो बैंक के कॉलम में या व्यापारी के बैंक में अकाउंट जो कैश बुक कॉलम में अगर कोई डिफरेंस आता है ना, तो उस डिफरेंस को दूर, रिकन्सिलेशन का मतलब ही क्या होता है, समाधान। तो हम जो डिफरेंसेस होता है उसके समाधान के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं बैंक, तो वो क्या कहलाता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें। ठीक है, एक व्यापारी होता है और एक बैंक होता है। व्यापारी का क्या होता है, बैंक में अकाउंट होता है और वो क्या रखता है, कैश बुक, बैंक कॉलम। अपने जब खाता बनाता है, अगर एक व्यापारी अपने जो अपनी डेली मेंटेन करता है या खाता वही मेंटेन करता है, कुछ भी मेंटेन करता है, तो उसका एक कैश बुक बैंक कॉलम के नाम से अकाउंट होता है। तो उसमें वो सारी जितनी भी उसकी बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है, कैश से रिलेटेड एंट्री होती है, वो उसी कॉलम में लिखता है। बैंक क्या करता है, पासबुक जारी करता है, किसको, व्यापारी को। बैंक अपने उसमें तो लिख देता है, पर अब भाई वो अपने जो व्यापारी होता है उसको एक चीज़ तो देखा, भाई तुमके पास क्या सबूत है व्यापारी के पास कि उसने ये एंट्रीज बैंक में पैसा जमा कराया है, इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके लिए वो बैंक पासबुक जारी करता है। ओरिजिनल होती है जो किसको दी जाती है, कॉपी किसकी, जो इसकी कॉपी होती है वो किसको दी जाती है, व्यापारी को दी जाती है। तो व्यापारी उसको अपने पास मेंटेन करता है, उसी से अपने जो टेली वगैरह होता है उसमें एंट्रीज करता है बैंक से रिलेटेड सारी। ठीक है, इसको तैयार कौन करता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को व्यापारी तैयार करता है। किसकी सहायता से तैयार करता है, कैश बुक एंड पासबुक की सहायता से तैयार करता है। आपके क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है। नाम तो उसमें बैंक आ रहा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पर, इसको तैयार कौन करता है, व्यापारी तैयार करता है। और किसकी सहायता से तैयार करता है, कैश बुक एंड बैंक बुक, पासबुक की सहायता से। पासबुक कौन जारी करता है, बैंक जारी करता है, किसको, व्यापारी को जारी करता है। और कैश बुक खुद एक व्यापारी मेंटेन करके रखता है। ठीक है,
यह विवरण है, खाता नहीं है। जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपके ये क्वेश्चन से, ये सारे जो टॉप पॉइंट्स वाइज मैंने लिख रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बैंक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, यह इसको खाता नहीं कहते, ये अकाउंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क भी टिक कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रोकड़ बही में बैंक के बैंक कॉलम तथा पासबुक के शेष में अंतर। अब जो हमारा रोकड़ बही होती है, एक तो व्यापारी क्या मेंटेन करता है, कैश बुक मेंटेन करता है, और जो बैंक होता है, कैश बुक की जो बैंक कॉलम होता है उसमें, तथा पासबुक के जो बैंक के पास जो पासबुक जारी करता है, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो उसकी रीज़न क्या है, क्यों उसमें डिफरेंस आता है, उसके लिए तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि व्यापारी के पास जो कैश बुक है उसमें जो बैंक कॉलम है और जो बैंक ने अपने पासबुक जारी करी है, उन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो पहले सबसे पहले रीज़न क्या होता है, टाइम टाइम से भाई आज चेक जारी कर दिया, पर हमने तो हमारे तरफ से चेक जारी कर दिया, हमने तो उसको जो अकाउंट है बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पर जो बैंक है उसके पास अभी तक वो चेक पहुंचा ही है, तो बैंक में तो वो पैसा अभी भी है हमारे पास है, पर हमने तो हमारे अकॉर्डिंग व्यापारी के अकॉर्डिंग बैंक से तो पैसा नहीं, हमने तो पैसा जारी कर दिया है। तो समय से भी इसमें अंतर आता है। व्यवहार, बैंकों द्वारा दिया गया आदेश, स्थायी आदेश, हमने क्या बैंक को एक पर्टिकुलर एक लिस्ट दे रखी है कि भाई आपको ये स्थायी आदेश जारी कर देना, जैसे आपको बिजली का बिल अपने अकॉर्डिंग एक टाइम होते ही आपको बैंक से पैसे काट के उसका जमा कर देना, तो स्थायी आदेश में आते हैं। कुछ जो व्यवहार होते हैं उनके बारे में हम पहले ही बैंक को आदेश देते थे कि आप इनका टाइम से पेमेंट कर दीजिएगा, एक जो भी इसकी ड्यू डेट होती है उस दिन, तो हम उसको बार बार जाके चेक नहीं करते हैं, तो इससे भी अपने क्या होता है, अंतर आ जाता है रोकड़ बही के बैंक कॉलम तथा पासबुक में। अशुद्धि, हम गलत एंट्री कर देते हैं, कम पैसे से कर देते हैं, ज़्यादा पैसे से करते हैं, गलत के पक्ष में कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अशुद्धि से भी अपने जो बैंक रोकड़ बही के बैंक कॉलम तथा पासबुक में अंतर आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई विल रिकमेंड प्लीज़ 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 ध्यान से पढ़िएगा इसको, और इसको जिस तरह से मैंने शॉर्ट नोट मेंटेन कर रखे हैं आप भी मेंटेन करिएगा, ताकि आपको बाद में रिवाइज़ करने में दिक्कत ना हो। अब आता है कैश बुक एंड पासबुक के शेष बराबर नहीं होने के प्रमुख कारण क्या है। अगर कैश बुक एंड पासबुक के जो शेष होता है वो बराबर नहीं होता है, तो उसके जो मेन रीज़न है वो क्या है, चेक निर्गमित किए, चेक निर्गमित मतलब इशू किए, चेक हमने इशू किए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमने हमारी तरफ से चेक इशू कर दिया है, मतलब व्यापारी ने तो चेक इशू कर दिया है, उसने मतलब उसने पैसा दे दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर देगा, बैंक का कैश जो बैंक अकाउंट है उसको तो क्रेडिट कर देगा। मतलब बैंक जब क्रेडिट कब होता है, जब उसके अकाउंट से पैसे कम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बैंक को, और पर सामने वाले ने भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया है, पर बैंक में तो उसने जमा कराया है नहीं, तो बैंक में तो अभी तो पैसा पड़ा हुआ है, पर हमने हमारी जो बुक है कैश बुक है उसमें तो हमने पैसा कम करके दिखा दिया है, तो इससे हमारे क्या है, अंतर आता है, बराबर नहीं होता है। बैंक द्वारा ब्याज क्रेडिट किया गया, बैंक द्वारा तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया, पर हमें उसकी नॉलेज बाद में हुई, तो अभी तक हमने उसका जो अपने कैश बुक है उसमें एंट्री नहीं की, तो उससे भी अपने क्या डिफरेंस आ जाता है। ग्राहक द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में सीधे राशि जमा कराना, ग्राहक ने क्या करा, डायरेक्ट जो हमारा कस्टमर होता है व्यापारी का, उसने डायरेक्ट ही बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उसकी इन्फॉर्मेशन उसको भूल गया हो या कुछ भी हो, किसी भी रीज़न से उसने व्यापारी को नहीं दी हो, तो वो व्यापारी ने तो एंट्री नहीं करी है, पर बैंक में उसकी एंट्री हो चुकी है। ब्याज व लाभांश का बैंक द्वारा संग्रह, कोई भी ब्याज हो या लाभांश अगर कुछ भी मिला हो तो बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, पर उसकी इन्फॉर्मेशन में बाद में मिलने के कारण हमने अभी तक उसकी एंट्री नहीं करी हो। चेक बैंक में जमा करवाए पर जमा नहीं हुए, हमने क्या करा, चेक बैंक में तो जमा करवा दिए पर अभी तक जमा नहीं हुए हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। बैंक चार्ज या बैंक द्वारा लिया गया ब्याज, अगर कोई बैंक ने कोई चार्ज करा हो या बैंक द्वारा कोई इंटरेस्ट लिया गया हो, तो भी उससे हमारा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। चेक या बिल का अनादान, कोई भी चेक जारी करा हो या बिल जारी करा हो, वो डिसऑनर हो गया हो, तो उससे भी हमारे क्या आ जाते हैं, डिफरेंस आ जाता है। स्थायी आदेश, बिजली बिल वगैरह के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का है ना, बैंक को आदेश दे दिया है कि आप जब भी ड्यू डेट आए अपने आप इसका पेमेंट कर दिया करें, तो क्या होता है, स्थायी आदेश के अंदर आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यापारी या बैंक
व्यापारी क्या करता है, कैश बुक बैंक कॉलम मेंटेन करता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, अनुकूल मतलब सही होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रतिकूल, यानी ये मतलब नेगेटिव होता है। अनुकूल मतलब पॉजिटिव और क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना कि इसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और बैंक जो पासबुक होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस, कैश क्रेडिट बैलेंस। उसके भी दो कॉलम होते हैं पासबुक के भी। डेबिट मतलब प्रतिकूल, और मतलब जो कैश बुक है और बैंक बुक में पासबुक में क्या डिफरेंस है, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, अनुकूल, और पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, प्रतिकूल। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, कैश बुक का प्रतिकूल, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, अनुकूल। ठीक है, फेवरेबल कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। हमारे लिए प्रतिकूल क्या, अनुकूल क्या होगा, अगर पास या तो व्यापारी का जो खाता है बैंक कॉलम का वो डेबिट हो, या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, तो ये हमारे प्रतिकूल और प्रतिकूल अनफेवरेबल वाले हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम मेथड ऑफ मेकिंग बीआरएस की, इसका मेथड क्या होता है हम बीआरएस बनाने का। कैश बुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस। जब कैश बुक का डेबिट शेष दे रखा हो, अगर हमें क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट शेष दे रखा है तो मतलब वो हमारे लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस है इस पर डेबिट कैश बुक लिखेंगे, डेबिट मतलब प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो हम प्लस 20,000 एग्जाम्पल ये रहा इसका, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कैश बुक का हमें दे रखा है डेबिट बैलेंस 20,000 रुपये। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटली फॉर पेमेंट, हमने चेक तो इशू कर दिया पर वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है, 3,000 रुपये। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 2,000 रुपये। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर 5,000 रुपीज़। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, तो वो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। बैंक चार्जेस कितने आ जाएंगे, 1,000 रुपये। और देखो आगे कोई है क्या और भी एग्जाम्पल, नहीं बस इतना ही है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस में 20,000 लिख देंगे। ठीक है, अब आता है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटली फॉर पेमेंट। ये हम क्या बना रहे हैं, बीआरएस बनाने हैं, कौन बनाता है, व्यापारी बनाता है। तो व्यापारी तो 20,000 रुपये ऐड करके रखा रखे हैं। अब व्यापारी के हिसाब से देखें तो क्या होता है, चेक इशू, व्यापारी ने चेक इशू कर दिया, मतलब उसने क्या करता था, अपना बैलेंस कम कर दिया था, पर अभी तक वो क्या है, बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो उसने तो कम करके दिखा दिया था। अब उसको जब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है तो उसको वापस ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इस अमाउंट को, चेक इशू वाले अमाउंट को ऐड कर देंगे ताकि वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक में तो जमा हो गया है पर अभी तक हमारे कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हो रही है। तो हमारा तो अभी बैलेंस कम है पर बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो हमें अब क्या करना होगा, कैश बुक का भी बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2,000 रुपये से ऐड कर देंगे। फिर आता है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक का बैलेंस उतना ही का उतना ही है, अभी कम का कम। तो हमें उसका कैश बुक का बैलेंस अब बढ़ाना होगा। तो कितने से बढ़ा देंगे हम, 5,000 रुपये से। ठीक है, तो हमारा फिर नेक्स्ट क्या आता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। इसमें क्या हुआ, चेक हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में बट हमारे पास अभी तक नहीं आया है। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ा हुआ दिख गया, पर वो अभी तक नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमने हमारे कैश बुक में तो बढ़ा हुआ दिखा दिया, भाई हमें चेक तो मिल गया था, तो हमने क्या कर दिया, कैश बुक में प्लस करके दिखा दिया अमाउंट की, भाई हमें इतना पैसा मिल गया, पर अभी तक वो बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना होगा, हमारा बैंक का बैलेंस तो कम आ रहा है और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मिलाने के लिए क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा कितने अमाउंट से, 4,000 रुपये से अपना लेस करके उसको दिखाएंगे ताकि हमारा बैंक और पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम आ जाए। ठीक है, एक कहते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज मतलब बैंक ने तो हमारा बैलेंस कम करके दिखा रखा है और हमारा बैंक चार्जेस काट लिए बैंक ने, तो बैंक का जो पासबुक का अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। पर हमारा जो बैंक कैश बुक है उसमें अभी तक अमाउंट हमने चार्ज काटे ही नहीं है हमारे यहाँ से, मतलब हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हमें उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। कितने से कम करना होगा, 1,000 रुपये से कम करना होगा। तो हमने ये क्या फॉर्मेट है, बीआरएस एज ऑन, जितनी भी तारीख को हम बीआरएस बना रहे हैं वो आ जाएगा, पर्टिकुलर डिटेल्स टोटल। तो बैलेंस है, इस पर क्रेडिट बैलेंस लिखा, जो भी हमारे ऐड करने वाले हैं पहले हम देख लेंगे क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, फिर ऐड करने वाले जितने भी है उसको ऐड करके डिटेल्स में लिखेंगे, फिर टोटल लगा देंगे उसका इतना, फिर उसके
10,000, फिर हमारा टोटल कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। फिर जो लेस करने वाले हैं टॉप पॉइंट्स है वो हम लेस करने वाले में दिखा देंगे। तो हमारा टॉप 4,000 और 1,000, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 5,000। तो उसको हम उसमें से 30,000 में से लेस करके दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा हाई फाई वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये तो फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा वाला एग्जाम्पल दिखा दिया है आपको हाई लेवल का, ताकि आप सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती है। अगर आपको मान लीजिए जब पासबुक का डेबिट शेष दे रखा हो, मैंने क्या बताया था फेवरेबल होता है क्या, टेक्स्ट बुक का डेबिट शेष या पासबुक का क्रेडिट शेष, सॉरी पासबुक का क्रेडिट शेष और उसका डेबिट शेष, ठीक है। तो वो क्या होता है प्रतिकूल होता है। तो ये क्वेश्चन सेम एज अ क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्रेडिट शेष आएगा, पासबुक का क्या होता है क्रेडिट शेष अच्छा होता है। तो ये पासबुक का अगर क्रेडिट शेष देखा हो तो सेम जो हमारा क्वेश्चन 1 है बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर हो जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए कैश बुक का डेबिट शेष या फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए पासबुक का क्रेडिट शेष रखा होता तो दोनों का सेम ही आंसर होता, आपको कोई अलग इसमें आंसर नहीं करना पड़ता है। बस अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट जैसे कैश बुक का क्रेडिट शेष दे रखा होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस में अमाउंट लिखते हैं, क्या करते हैं हम माइनस में अमाउंट लिखते, बाकी सारे पॉइंट तो वही के वो सेम रहेंगे। तो इसी तरह से आपको ये वाली चीज़ सोल्व करनी है। इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ाने लायक नहीं, जो मेन चीज़ थी जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली वो हम सारी कवर कर चुके हैं। जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स से जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। मैं आपसे चाहूँगी कि आप भी जिस तरह से मेंटेन कर रखे हैं मैंने नोट्स वैसे मेंटेन करें ताकि आपको ये आने वाले सालों में भी काम आते रहे। अगर आप आगे आने वाले किसी भी, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कॉमर्स जिसमें फील्ड हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये तो इवन 11th क्लास के बच्चों के लिए भी लाभदायक है, 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी लाभदायक है। इससे ज़्यादा उसमें क्योंकि बेस तो हर चीज़ में सेम ही होता है और मेन होता है बेस। तो हमें अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेस मजबूत करना होता है किसी भी टॉपिक को करने के लिए। तो आपको पूरा बेस इसमें बताया गया है विथ एग्जाम्पल, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वैसे तो एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन नहीं देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई ये पूरा एग्जाम्पल लिख देगा और फिर सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग वगैरह के हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन आपसे उठा के नहीं बैठता है। तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको सारी कवर कर ली है और इसकी ठीक है सारा हमारा कवर हो चुका है। इसमें और बताने लायक वैसे तो कुछ बचा नहीं है। आपसे बोल रही हूँ अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा। बेल बटन पर के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगर मैं जब भी आगे आने वाली और वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिल जाए, आपको आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए और आप उस चीज़ से अपडेट रहें कि आज ही हमारा ये टॉपिक होने वाला है। कमेंट में आप यस या नो लिख के भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे जो वीडियो बना रही हूँ वो अच्छी लग रही है या नहीं, मेरा कुछ काम करना फ़ायदेमंद हो रहा है नहीं। आप लोगों के लिए मेरा मोटिव आप लोगों तक सब कुछ पहुँचाना है, सारी डिटेल वगैरह सब आप लोगों के लिए पहुँचाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पर उससे पहले रुकिए इससे पहले कि आप जाए हम आज मैं भूल गई कि हम आगे वाला टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में पता करके चलते हैं। आज जो हमारा आने वाला टॉपिक है वो होगा हमारा अगला अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हम आज आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल से तो 5 मिनट में ही कवर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है ही नहीं। हम इन चीज़ों को आगे वाले जो पहले बेसिक जो हमने पढ़ा था उन सब चीज़ों में हम कवर कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ बार बार कि आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बाकी आने वाली चीज़ें जो आगे लेक्चर पढ़ने वाले हैं आप पढ़ने वाले हैं वो ईजी लगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूल लीजिएगा। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक रहे, स्वच्छ रहे, अच्छे रहें। थैंक यू।